हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विश्व में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि विश्व में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बात करने से पहले हम समझते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कई सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, संसद वगैरह। तो इन राजनीतिक संस्थाओं में जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे कि सांसद, विधायक, मंत्री, तो हम कहते हैं कि वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक संस्थाओं में, इसी को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व मानते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम किसी राजनीतिक संस्था में बैठकर अपने लिए कानून वगैरह नहीं बना सकते। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं और उन्हें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं। तो और वो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मेनली पढ़ना है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का किस प्रकार का है। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे कि अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता हूँ जनता का, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं सबसे पहले किस क्षेत्र में विकास करने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। मतलब अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, नई नीतियाँ या पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। बस फ्रेंड्स, इसी तरह अगर किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, राजनीतिक इंस्टीट्यूशन में अगर कोई महिला जाती है तो वो सबसे पहले महिला वर्ग के लिए कुछ काम करेगी। अब महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है, इसे उससे बेटर कोई नहीं जानता। तो वो जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जाएगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करेगी, तो सबसे पहले अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ काम करेगी। तो इसीलिए डिमांड की जा रही है आज के टाइम पे कि विश्व में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जितने भी देश की नेशनल पार्लियामेंट हैं, उसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो आज एक बहुत ही बड़ी समस्या है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व विश्व में बहुत ही कम है। आज के टाइम पर ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, बट आज से कई सौ सालों पहले ये कोई भी प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्याग्रस्त क्षेत्र नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पर तो ये समस्या लग रहा है हमें कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। बट पहले इसे कोई समस्या नहीं माना जाता था, जिसका कारण साफ था कि पहले महिलाओं की एक अलग, एक ऑटोनॉमस आइडेंटिटी नहीं होती थी। महिलाओं को हमेशा उसके पति या पिता के अधीन माना जाता था। हम देख सकते हैं, हमने हिस्ट्री में कई बार ऐसा पढ़ा है कि कई भी पंचायत वगैरह बैठती थी पहले, तो किसी भी महिला को उसके नाम से नहीं बुलाया जाता था। उसके पिता या उसके भाई या उसके पति के नाम से बुलाया जाता था कि वो उसकी बहन है, उसकी माँ है या उसकी बेटी है। तो इसी तरह एंशियंट टाइम पर जो महिलाएं थी, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता था। उन्हें हमेशा ही उनके पति के साथ जोड़कर देखा जाता था। अगर पति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं तो समझ लो कि महिलाओं को भी प्राप्त हैं। उनकी कोई अलग से, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ करता था। इसलिए पहले ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एंशियंट ग्रीस की, यानी कि यूनानी नगर राज्यों की, जहाँ पर हमें सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, वहाँ पर भी महिलाओं को, कोई भी स्त्रियों को कोई भी राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। महिला सदा से एक उत्पीड़ित वर्ग रही है। महिलाओं का शोषण लगातार होता ही रहा है। वैसे ये आज भी जारी है, हम देख सकते हैं। बट अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी से कई छोटे छोटे महिला संगठन बनने शुरू हो गए थे, जिन्होंने समान अधिकारों की मांग करनी शुरू की। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी के एंड में, जिसने समानता के विचार को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया और पूरे विश्व में इस विचार को फैलाया, जिसके कारण महिला संगठनों ने अब समान अधिकारों की बात करनी शुरू की।
इसी बीच हमें कई सारे ऑथर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉलस्टनक्राफ्ट, हैरियट मिल और जे.एस. मिल, जो कि स्त्रियों के समान अधिकारों की बात करते हैं। इसके साथ ही इसी के साथ नारीवाद की विचारधारा, फैसिज्म की विचारधारा पूरे विश्व में फैलनी शुरू होती है, जो कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करती है। इसी बीच हमें 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए में कई सारे स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, जो कि महिलाएं वोटिंग राइट्स को प्राप्त करने के लिए करती हैं। बट फिर भी यूएसए या यूके में सबसे पहले वोटिंग राइट महिलाओं को नहीं दिए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वोटिंग राइट न्यूजीलैंड ने अपनी महिलाओं को दिया 1893 में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोटिंग राइट 1902 में दिया गया। इसके बाद फिनलैंड में 1906 में, और इसके बाद अन्य देशों में वोटिंग राइट महिलाओं को प्राप्त हुए। बट यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भारत में आज़ादी के तुरंत बाद ही अपना लिया गया, और इस पर बिल्कुल भी कोई भी डिबेट या बहस संविधान सभा में बिल्कुल नहीं हुई थी। सभी इस बात से एग्री थे हमारे देश की संविधान सभा में कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिलने चाहिए। ये इंडिया की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लगभग 22 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें हेड ऑफ़ गवर्नमेंट महिलाएं देखने को मिलती हैं। मतलब सरकार की जो प्रमुख हैं वो हमें महिलाएं देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पीएम है बांग्लादेश की शेख हसीना, इसके अलावा फिनलैंड की सना मारिन, न्यूजीलैंड की हमें जैसिंडा अर्डन देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कई और भी देश हैं, जैसे कि लिथुआनिया, सर्बिया, आइसलैंड, इस्टोनिया इत्यादि। इन देशों में भी हमें हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार की प्रमुख महिलाएं देखने को मिल जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जर्मनी की जो एंजेला मार्केल थी, वो भी एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने जर्मनी के चांसलर के रूप में काम किया, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। बट फिर भी जिस हिसाब से अगर हम बात करें, लगभग 200 देश हैं या 200 से ज़्यादा ही होंगे देश पूरे विश्व में, तो उस हिसाब से ये संख्या बहुत ही कम है। अगर हम पूरे विश्व में अलग अलग देशों के नेशनल पार्लियामेंट में महिलाओं के परसेंटेज की बात करें, तो उसमें सबसे पहले नाम रवांडा का आता है, जहां पर 56% पार्लियामेंटेरियंस महिलाएं हैं। इसके बाद हमें क्यूबा और बोलिविया देखने को मिल जाते हैं, जहां पर 50% से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस यानी कि सांसद महिलाएं हैं। इसके अलावा जितने भी देश हैं उन सभी में 50% से कम महिला सांसद हमें देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें साफ दिखाया गया है कि पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखें कि नेशनल पार्लियामेंट में कितने प्रतिशत या कितने परसेंट महिलाएं हैं, तो पूरे विश्व की अगर हम पार्लियामेंट्स को मिला देते हैं तो 20% से भी कम औसत देखने को हमें मिलता है। मतलब पूरे विश्व में 20% से भी कम महिला पार्लियामेंट में हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन में 50% महिलाएं हैं। बट अगर हम उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो 20% से भी कम है। जिसमें अगर हम भारत की स्थिति देखें, अगर हम इस ग्राफ में भारत की स्थिति देखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। मतलब भारत में 12% से भी कम महिला सांसद पार्लियामेंट में हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने के क्या कारण हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण का मतलब ये है कि समाज में कुछ ऐसे मूल्य और विश्वास विद्यमान हैं जो कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रखते हैं। पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को ही सौंपी जाती है। मतलब घर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उनके मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं को ही सौंपी जाती है। इसके अलावा परिवार को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, इसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं को के ऊपर ही डाल दी जाती है, जिस कारण से महिलाएं राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और इस कारण से महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होता है। इसके अलावा चुनावी प्रणाली का भी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले देशों में, जहां पर जिन देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होते हैं, उन देशों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दलों की भी अहम भूमिका होती है वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। मतलब महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी काफ़ी बड़ी भूमिका होती है।
कई बार राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके अलावा कई बार राजनीतिक दल किसी महिला को टिकट देते तो हैं, बट वो उस क्षेत्र से महिला कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जहां उन्हें पता रहता है कि उनको जीत हासिल नहीं होगी। जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो कुछ राजनीतिक दल देश को ये दिखाने के लिए कि हम महिला कैंडिडेट को अपनी टिकट पर खड़ा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए वो उस क्षेत्र से महिला कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जहाँ से उन्हें उम्मीद रहती है कि उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं होगी। आज भी महिला आरक्षण बिल संसद में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ नेताओं को ये डर है, कुछ दलों के नेताओं को ये डर है कि अगर महिलाओं के लिए संसद की सीट आरक्षित कर दी गई तो उनके लिए ये खतरा बन जाएगा कि वो अब किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इन सभी कारणों के अलावा राजनीतिक ज्ञान की कमी, संसाधनों की कमी, इसके अलावा समाज का डर, इन सभी कारणों से भी महिलाएं राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण से विश्व स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।